आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो लोग इस विषय को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम YouTube चैनल स्कल टाउन्स की उस बेहद मशहूर एनिमेटेड हॉरर कहानी का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है रहस्यमयी कुआं 2। ये कहानी सतह पर देखने में तो एक डरावने गांव और काले जादू की कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर जो ताना बाना है ना, वो बहुत गहरा है। सही कहा। मतलब आज का हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि कहानी के उस रहस्यमय कुएं में झांकना है और समझना है कि इसके अंदर लोक कथाओं और इंसान के लालच का क्या कनेक्शन है। हाँ, क्योंकि जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बेहतरीन हॉरर कहानियां सिर्फ भूतों के बारे में नहीं होती, वे असल में इंसानी समाज की कमजोरियों को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ही हैरानी भरा होगा कि कैसे एक आधुनिक एनिमेटेड कहानी पारंपरिक भारतीय अंधविश्वासों और अनमनुष्य की स्वांथी फितरत को एक साथ पिरोती है। इस कहानी में जो अलौकिक तत्व हैं, वे असल में हमारी नैतिक सड़न के प्रतीक हैं। असली राक्षस कोई भूत नहीं है, बल्कि वो मानसिकता है जो बिना मेहनत के शॉर्टकट ढूंढती है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और चलते हैं उस रहस्यमय गांव की दुनिया में, जहां हर घर के बाहर एक मटका टंगा है और उस एक मटके पर सबकी सांसें अटकी हुई हैं। शुरुआत के उस दृश्य को ही ले लीजिए। वो रात वाला सीन ना, जहाँ रोहन उठता है। हाँ, रात का गहरा अंधेरा है और मुख्य पात्र रोहन अपने दादा दादी के पास सो रहा है। तभी अनवसुनी एक फुसफुसाती हुई आवाज उसे उसका नाम लेकर जंगल की तरफ बुलाती है। इसे साइकोलॉजी में कॉल ऑफ द वॉइड कहते हैं, अंधेरे की पुकार जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। एकदम सही। रोहन दबे पांव बाहर निकलता है और वहां उसे पहरा देता हुआ एक आदमी दिखता है। पर सबसे अजीब बात यह है कि उस पहरेदार के हाथ में कोई लाठी या बंदूक नहीं है। उसने अपने हाथ में बस एक हल्दी की गांठ को ऐसे ऊपर उठाया हुआ है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी ढाल हो। हाँ। और फिर रोहन जब छुप के जंगल पहुंचता है तो वहां का नजारा किसी डरावने जंगल जैसा बिल्कुल नहीं होता। काले लबादे और लालटेन वाली एक औरत उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जो बेहद खूबसूरत है। और साफ सुथरी भी है, जहाँ जुगनू चमक रहे और झरने हैं। बिल्कुल। हॉरर के बीच में इतना शांत और सुंदर दृश्य एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। मतलब ये एकदम विपरीत लगता है। असल में ये ब्यूटीफुल इविल या आकर्षक बुराई का एक बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजिकल रूपक है। अगर हम इसे प्रकृति से जोड़ें, तो जो शिकारी जीव होते हैं वो अंधेरे में चमक पैदा करते हैं ताकि शिकार खुद खिंचा चलाए। हाँ, बुराई अगर हमेशा डरावनी दिखेगी तो कोई उसके पास जाएगा ही क्यों। है रोहन को वहां जाते ही एक जोरदार अदृश्य झटका भी लगता है। हाँ, वो औरत कहती है कि यहाँ जाने के लिए खास विधि से पवित्र होना पड़ता है। इसका सीधा मतलब ये है कि काले जादू और तंत्र विद्या का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। उनके अपने नियम, अपनी सीमाएं और अपनी तरह की एक पवित्रता होती है। वे खुद को गलत नहीं मानते। और उसी सत्ता का एक खौफनाक रूप हमें अगली विधि में देखने को मिलता है। वो औरत रोहन को एक डरावने कुंड के पास ले जाती है। वहाँ काले खरगोश बैठे हैं और फिर वो एक मंत्र का जाप शुरू करती है। ओम भीम क्लीम काली मुंडाए विच्छे वाला मंत्र। हाँ, माहौल पूरी तरह से भारी हो जाता है। लेकिन तभी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो टर्निंग पॉइंट बहुत शानदार था, जब वो औरत अचानक हल्दी की गांठ चिल्लाकर भाग जाती है। एकदम से खौफ में पीछे हटती है और जान बचाकर ऐसे भागती है जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। रोहन जब बाद में अपनी जेब देखता है तो उसमें हल्दी की वही गांठ होती है जो उसके दादाजी ने चुपके से रख दी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय लोक कथाओं में हल्दी को हमेशा से बुराई और नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक मजबूत और पवित्र ढाल माना गया है। मतलब एक तरफ इतना बड़ा अनुष्ठान और तंत्र मंत्र और दूसरी तरफ एक छोटी सी हल्दी की गांठ जिसने इतने बड़े काले जादू को बेअसर कर दिया। यही तो बात है। विज्ञान भले ही इसे एक एंटी माइक्रोबियल तत्व माने, लेकिन हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में हल्दी सूरज की रोशनी और शुद्धता का सूचक है। और काले जादू की तो पूरी नींव ही अंधेरे पे टिकी होती है। बिल्कुल। हल्दी उस अंधेरे के खिलाफ एक ढाल का काम करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि सकारात्मकता को जीतने के लिए हमेशा किसी विशाल हथियार की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा पवित्र संकल्प भी बहुत बड़े अंधकार को हरा सकता है। लेकिन ये हल्दी का सुरक्षा चक्र हर जगह काम नहीं आता, खासकर तब जब इंसान खुद ही लापरवाही कर बैठे। मंगूताया और नंदिनी ताई वाला हिस्सा इसी लापरवाही का नतीजा दिखाता है। हाँ, वो घरेलू बहस वाला दृश्य। रात का समय है और चश्मा खो जाने पर मंगूताया और ताई के बीच एक आम सी बहस चल रही है।
लेकिन बाहर किसी नकाबपोश इंसान का उनके दरवाजे पर टंगा हल्दी वाला मटका उतार कर फेंक देना। वो मटका गिरना यहाँ एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो वो मटका सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था, वो घर की लक्ष्मण रेखा थी। एक ऐसा कवच जो बाहरी दुनिया की बुरी ताकतों और घर के बीच था। बिल्कुल। हॉरर कहानियों में सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब वो जगह असुरक्षित हो जाए जिसे इंसान सबसे सुरक्षित मानता है, यानी उसका अपना घर। मटका हटते ही शैतान को अंदर आने का रास्ता मिल गया। और वो हमला कितना भयानक था। मंगू ताया के चारपाई हवा में उड़ रही है, गोल गोल घूम रही है और वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन असली हॉरर तब आता है जब रोहन खिड़की से देखता है। वो सीन जहां नंदिनी ताई आसानी से भारी बाल्टी उठा रही हैं। हाँ, उनकी आंखें लाल चमक रही हैं और वो मंगू ताया को बिजली की रफ्तार से घसीटते हुए जंगल के कुएं तक ले जाती हैं। ये भ्रष्ट हो चुके सुरक्षित स्थान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इंसान को अनजान भूतों से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि उसका अपना ही कोई कातिल बन जाए। शैतान ने जानबूझकर नंदिनी ताई का रूप चुना था। कुएं के पास पहुंचकर वो साया एक भयानक शैतान में बदल जाता है और ताया को कुएं में खींच लेता है। जब इंसान अपनों को देखता है तो उसके बचाव की प्रवृत्ति काम करना बंद कर देती है और शैतान ने उसी विश्वास का फायदा उठाया। अगले दिन जब पूरा गांव दहशत में होता है और असली ताई रो रही होती हैं, तब रोहन अपने दादाजी यानी गांव के मुखिया जी से सवाल करता है और यहीं से कुएं का वो काला सच सामने आता है। मुखिया जी जो अतीत का खुलासा करते हैं वो सबसे अहम है। मंजरी नाम की एक विधवा का तंत्र विद्या से कुएं में एक शैतान को कैद करना और उसे सिद्ध करना। लेकिन उस शैतान से अपनी इच्छा पूरी करवाने की जो विधि थी वो सच में दिमाग घुमा देने वाली थी। रात के अंधेरे में काले कपड़े पहनकर जाना, लालटेन लेना और अपने किसी दुश्मन की कोई चीज कुएं में फेंकना और बिना पीछे मुड़े लौट आना। ये कोई मन्नत मांगने जैसा नहीं था, ये एक शैतानी सौदा था। मतलब शैतान उस इंसान को निगल लेगा जिसकी चीज फेंकी गई थी और बदले में वो इच्छा पूरी कर देगा। ये तो सीधे सीधे अपने स्वार्थ के लिए अपनों की ही बलि देना हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये नियम असल में इंसान की डार्क साइकोलॉजी को दर्शाता है। जब बिना मेहनत के कुछ पाने का या बदला लेने का ऐसा शॉर्टकट मिलता है जहां अपने हाथ गंदे ना हो, तो इंसान नैतिकता भूल जाता है। और इस मामले में गांव वालों का दोगलापन देखिए। उन्होंने मंजरी को तो गांव से निकाल दिया, लेकिन खुद अपने फायदे के लिए छुप छुप कर उस कुएं का इस्तेमाल करने लगे। एकदम सही। वे उस विधवा को तो पापी कहते थे, लेकिन खुद अंदर से कितने लालची हो चुके थे ये उस कुएं ने बाहर ला दिया। उन्होंने अपने पाप करने का काम शैतान को आउटसोर्स कर दिया था। ये असली विलेन वाली बात है। कहानी का असली विलेन कोई भूत नहीं बल्कि खुद गांव वाले हैं। जब गांव में लाशें गिरने लगी तब महातांत्रिक को बुलाना पड़ा और तांत्रिक ने बताया कि कुआं बंद नहीं हो सकता, इसलिए बचाव के लिए घर की चौखट पर हल्दी की गांठों से भरी मटकी टांगने का नियम बना। इसी बात से कहानी का वो बड़ा सस्पेंस खुलता है कि रमेश चाचा की जान बचाने के लिए उनकी पत्नी चंद्रावती ने कुएं में मंगू ताया का चश्मा फेंका था। वो काले लबादे वाली औरत वही थी। ये इस बात का सबसे क्रूर उदाहरण है कि इंसान का स्वार्थ उसे कितना अंधा कर सकता है। उसने अपने पति को बचाने के लिए एक निर्दोष इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, अपनी समस्या तो सुलझा ली, लेकिन एक नई त्रासदी खड़ी कर दी। ये तो गांव के अंदर ही एक दूसरे की जान लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल। मटकियां सिर्फ एक बैंडेड की तरह काम कर रही हैं, बाहरी खतरे को रोक रही हैं, लेकिन मन के अंदर जो लालच और ईर्ष्या पनप रही है उसका क्या? जब इंसान ही दूसरे का मटका उतारकर फेंकने लगे तो कोई उपाय काम नहीं आता। खतरा कुएं से ज्यादा उन लोगों से है जो रातों को उठकर मटके गिरा रहे हैं। पर यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल जाने के बाद भी एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर बाकी रह जाता है। वो रोहन को बुलाने वाली रहस्यमयी आवाज। हाँ, अगर काले लबादे वाली औरत चंद्रावती थी और उसका लक्ष्य मंगू ताया थे, तो फिर रात को जंगल में रोहन का नाम पुकारने वाली औरत कौन थी? चंद्रावती का तो रोहन से कोई लेना देना नहीं था। क्या रोहन का इस पूरे काले सच से कोई सीधा संबंध है या फिर मंजरी का साया लौट आया है? ये कहानी को एक बहुत ही डार्क मोड पे ले जाता है। ये जनरेशनल ट्रॉमा या पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप की तरफ इशारा करता है। जब समाज ऐसे काले राज छुपाता है तो उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। और इससे पहले कि रोहन कुछ पूछ पाता, एक आदमी भागता हुआ आता है और मुखिया जी को खबर देता है कि उनकी पत्नी के साथ कुछ अनर्थ हो गया है। ये अंत साबित करता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मुखिया जी भी नहीं।
या कर्म और परिणाम का एक सटीक उदाहरण है। बुराई को भगाने के लिए हल्दी जैसी पवित्र चीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब समाज ही अंदर से अपवित्र और लालची हो जाए तो बाहरी ढल कब तक काम करेगी? सही बात है। खतरे की जड़ कुएं में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में बस चुकी है। और इसीलिए ऐसी अच्छी कहानियां हमें हमारी समाज का आईना दिखाती हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में बहुत गहरा है। हाँ, वो हल्दी वाला सवाल। कहानी में गांव वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए हल्दी की गांठों से भरी मटकियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना सीख लिया। लेकिन अगर हम सोचें, क्या होता अगर एक दिन पूरे गांव में हल्दी खत्म हो जाती? ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। बिल्कुल। जब लोग अपनी बनाई हुई किसी कृत्रिम सुरक्षा के सहारे एक इतने खतरनाक सच के साथ जीना सीख लेते हैं, तो क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं या सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो सुरक्षा टूट जाएगी और शैतान बिना किसी रोक टोक के सामने खड़ा होगा? ये सच में बहुत विचारणीय सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान की इस खोज में जुड़ने के लिए सुनने वालों का शुक्रिया। अगली बार एक ऐसे ही नए विषय की